हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट ओनली पर हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं, डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। और इस बैच को जो है हम आपके लिए एकदम फ्री लाए हैं। इस बैच में आपको सारी क्लासेस, पीडीएफ सब कुछ फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा और नोट्स भी फ्री आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर टाइम टेबल देखते हैं तो हिंदी का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि आपने देखा ही है। तो हिंदी में मैंने आपको सारा सिलेबस करा दिया है जो भी आपके डीएलएड से संबंधित आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बाल विकास पेपर फर्स्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाल विकास पेपर फर्स्ट कर रहे हैं। इस क्लास की टाइमिंग आपकी 5 बजे होती है और इस क्लास में आप आना ना भूलिए। मैं आपको एकदम हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ा रही हूँ। इसमें आप देखें, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और जो है आप धीरे धीरे जो है जो बाल विकास के सारे चैप्टर हैं वो तैयार कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको अंजलि मैम पढ़ाती हैं। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाती हैं और इनकी क्लास आपकी 4 बजे होती है। इसके बाद वो आपको कंप्यूटर भी पढ़ाती हैं। तो कंप्यूटर में वो आपको इस क्लास की टाइमिंग रखी है 3 बजे की। ठीक है, और इसके बाद आपको रंजीत सर पढ़ाते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, रंजीत सर आपको 6 बजे पढ़ाते हैं। तो ये हमारा शेड्यूल है। ठीक है, और जो है आप जल्द से जल्द जहाँ से जहाँ लोगों को हमारे इस प्रशिक्षु बैच से जोड़ लीजिए ताकि वो भी अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर ला सकें। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को भी अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा जो क्लासेस का नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिल सके और जो है आप टाइम से क्लास ले सकें। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हम ये जो हमारा बाल विकास है कर रहे हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही है फर्स्ट सेमेस्टर हो रहा है और इस सब्जेक्ट का नाम देख लेते हैं तो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो एजुकेशन को हम कहते हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, ये आपका एजुकेशन फर्स्ट है। ठीक है, इसको हम एजुकेशन फर्स्ट भी कहते हैं और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। जैसे कि आप जानती हैं प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका 50 नंबर का है। कितने नंबर का है? 50 नंबर का है। तो 50 नंबर का पेपर है तो हमें अच्छे से तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें आती हैं और ये सारी चीज़ें, ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए एकदम से नए हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम देखें आज क्या करते हैं। आज हम बाल विकास जो है हमारी यूनिट है उसमें चिंतन करेंगे, चिंतन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चिंतन, थिंकिंग, चिंतन को हम क्या कहते हैं? थिंकिंग। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और इसको प्रभावित कर क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो सारी जानकारी चिंतन के बारे में जानेंगे ताकि आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जो है हम उसे छोड़ के ना आए, उसे हम करके ही आए। तो देखते हैं चिंतन, थिंकिंग। तो चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक क्रिया है। कैसी है? उच्च ज्ञानात्मक क्रिया है। ठीक है, कैसी क्रिया है? उच्च ज्ञानात्मक क्रिया है। इसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। क्या है? जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। ठीक है, इस मानसिक प्रक्रिया में स्मृति, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इस मानसिक प्रक्रिया में स्मृति, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मानवीय जीवन समस्याओं से भरा हुआ है।
तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जीवन क्या है, बहुत सारी समस्याओं से भरा हुआ है। हम एक समस्या का हल खोज नहीं पाते कि दूसरी सामने उपस्थित हो जाती है। हम एक समस्या का हल तो नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन जो है दूसरी समस्या जो है हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जो है ये समस्याएं प्रयत्न करने से हल हो जाती हैं, और कभी कभी प्रयत्न ही चिंतन को जन्म देता है। क्या है? कभी कभी प्रयत्न ही चिंतन को जन्म देता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमें पेपर की टेंशन होती है तो हम क्या करते हैं, इस समस्या को क्या है, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो है हम क्या करेंगे, हम जगह जगह से मटेरियल करेंगे जो हमारे पेपर से रिलेटिव है, ठीक है। उसके लिए हम बुक्स खरीदेंगे और क्या कहते हैं, या हम यूट्यूब पे किसी का जो है बैच ले लेंगे, तो बैच से पढ़ेंगे। तो फिर क्या, और प्रैक्टिस सेट भी लेंगे हम, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी समस्या का हल होता जाता है। और इसी के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं, ये हमारे प्रयत्न होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, चिंतन को जन्म देते हैं यही, ठीक है। तो ये हमारी समस्या को समझाने के प्रयास जो होते हैं, इसी को हम चिंतन कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका अर्थ जानेंगे और डिटेल में अंदर इसमें घुसेंगे पूरा, कि किस तरीके से चिंतन क्या है क्या नहीं है। तो चिंतन का अर्थ, ये परिभाषा। तो अब क्या जानेंगे, चिंतन का अर्थ देखेंगे, फिर इसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो चिंतन शक्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? शक्ति पर निर्भर करती है। चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है। चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है, और वास्तविकता विज्ञान को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? विज्ञान को जन्म देती है। अतः चिंतन शब्द का प्रयोग याद, कल्पना, अनुमान आदि रूपों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है, इससे पहले वाली क्लास में हमने कल्पना के बारे में अच्छे से जाना था, ठीक है, कि हम इमेजिनेशन कैसे करते हैं और हमारी जो इमेजिनेशन होती है उसका विकास कैसे होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर है, चिंतन शब्द का प्रयोग क्या है, याद, कल्पना और अनुमान आदि रूपों से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसी से क्या निकला है, चिंतन निकला है। तो प्रत्येक प्रकार के चिंतन में कोई ना कोई दिशा अथवा लक्ष्य अवश्य होता है, ठीक है। हम चिंतन जब ही करते हैं जब हमें जो है अपनी दिशा निर्धारित होती है, अपना लक्ष्य पता होता है। अब जब हमें अपना लक्ष्य पता है, हमें टीचर बनना है, ठीक है, तो टीचर बनने का हमने लक्ष्य बना लिया, तो इसके लिए अब हम ये चिंतन ही तो कर रहे हैं कि हमने पहले जो है ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बीएड या बीटीसी कर ली, सही। अब इसके बाद हम अगला टारगेट क्या बनाएंगे अपना, कि हम सीटेट जो है और यूपी टेट कर लें। यूपी टेट का तो पता ही नहीं है, लेकिन सीटेट तो हम क्वालिफाई करने का टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। और सुपर टेट का भी कुछ अता पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या हम बिहार वाली में जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें कोशिश करेंगे, या केबीएस करेंगे, या DPSS भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारे लक्ष्य हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है चिंतन निरंतर करते रहेंगे। तो चिंतन में बालक क्रियाशील रहता है, कैसा रहता है, एक्टिव रहता है। चिंतन वस्तुओं, प्रतिमाओं और प्रतीकों आदि किसी के भी संबंध में हो सकता है, ठीक है। वस्तु के लिए हो सकता है, ठीक है। वस्तु के लिए कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम किसी के घर पे बड़ा सा टीवी देखा है, क्या देखा है, टीवी देखा है। अब उसको लेने के लिए जो है हम चिंतन कर रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी नौकरी लग जाए हमारी, ठीक है, क्या लग जाए, जल्दी जल्दी नौकरी लग जाए। तो इस तरीके से हम वस्तु पर चिंतन कर रहे हैं। और क्या है, चिंतन का अर्थ तो यहाँ पर ये दिया है कि चिंतन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक हैं।
उन्होंने अपनी अपनी तरीके से बताया इसे। तो वैलेंटाइन के अनुसार देखते हैं, किसके अनुसार? वैलेंटाइन के अनुसार। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया परिभाषाएं की परिभाषित किया जाता है। ठीक है, उस क्रिया में परिभाषित किया जाता है। इसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया ही कि टीचर बनने के लिए अविराम गति से हम चल रहे हैं अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ठहर नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ लगातार करते रह रहे हैं। सही है, तो एक बार से और जानेंगे। वैलेंटाइन के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया से है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर विराम गति से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं गैरेट। क्या है? गैरेट है। तो इनके अनुसार देखते हैं, चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है। कैसा होता है? अव्यक्त, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और रहस्य में जो है ये रहस्यपूर्ण व्यवहार माना जाता है हमारा। इसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों, प्रयत्नों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको ऊपर अभी। ठीक है, तो आई होप आप जो है चिंतन का अर्थ और परिभाषा भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम क्लास में आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर और देखेंगे कि उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि चिंतन का ज्ञानात्मक क्रिया है। क्या है? चिंतन एक ज्ञानात्मक क्रिया है जो स्वयं ही नहीं होती बल्कि प्रयत्न करना पड़ता है। तो चिंतन के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, ये मतलब कि खुद नहीं हो जाती है। ठीक है, तो चिंतन की क्रिया उद्देश्य पूर्णता की ओर अग्रसर रहती है कि ये हमें उद्देश्य को पूर्ण ना हो जाए तब तक क्या है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें दिव्य स्वप्न या कल्पना आदि का कोई भी स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इमेजिनेशन नहीं करेंगे। जो चिंतन है, थिंकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कल्पना का और इमेजिनेशन का क्या है, कोई भी जो है स्थान नहीं है। ठीक है, तो चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान होता है। यह मुख्य रूप से प्रतीकों पर आधारित मानसिक क्रिया है। कैसी है? मानसिक क्रिया है। ठीक है, अब और आगे चलते हैं चिंतन के बारे में, और इसके बारे में अब देखेंगे इसके चिंतन के उपकरण या साधन। तो ये क्वेश्चन आपको सीधे पूछा जाता है कि चिंतन के उपकरण बताइए। तो यहाँ पर मैं आपसे जो है आपको ऐसी तैयारी कराऊंगी कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और आप जो है यूपी डीएलएड के साथ साथ अपनी सीटेट की भी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सीटेट आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सही, तो उसके लिए अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो यूपी टेट और कोई भी टेट देने की आपकी ज़रूरत नहीं होगी। सही है, तो सीटेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब देखते हैं चिंतन के उपकरण या साधन। विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययनों के आधार पर चिंतन प्रक्रिया के आधार स्तंभ या उपकरण को निम्नलिखित भागों में प्रस्तुत किया है। तो आपके लिए जो चिंतन के उपकरण आ जाए क्वेश्चन में, या साधन आ जाए, या स्तंभ आ जाए, तो कुछ भी आ जाए तो वहाँ पर आप यही लिखना। ठीक है, तो उपकरण, साधन और स्तंभ में। सही है, तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। पहला इसमें दिया है प्रतिमाएं। क्या है? इमेजेस। ठीक है, इमेजेस। तो मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त होता है। क्या है? मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त होता है। हम जो कुछ देखते हैं, करते हैं एवं सुनते हैं, सभी का क्या है? आधार मन में विकसित प्रतिमा होती है। ठीक है, जैसे हम कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उसके लिए क्या है, हमारे माइंड में क्या है, जो है
हमारे माइंड में क्या है, इमेजिनेशन या प्रतिमाएं बनने लगती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको स्मृति प्रतीक, दृश्य प्रतीक, कल्पना प्रतीक आदि नाम देते हैं। तो इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, स्मृति प्रतीक, दृश्य प्रतीक और कल्पना प्रतीक, ठीक है। ये प्रतिमाएं वस्तु, व्यक्ति एवं विचार से निर्मित होती हैं। किससे निर्मित होती हैं, वस्तु, व्यक्ति और विचार से निर्मित होती हैं। और चिंतन में इन्हीं को आधार बनाया जाता है। इनको आधार बनाकर क्या किया जाता है, चिंतन किया जाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद सेकंड है प्रयत्न, ठीक है। सेकंड इसमें है प्रत्यय, तो कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या है, कॉन्सेप्ट। तो चिंतन का महत्वपूर्ण साधन प्रत्यय भी माना जाता है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हम चिंतन किस पे करेंगे, ठीक है। तो इसके द्वारा हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। जैसे कि हाथी शब्द को सुनकर हमारे मस्तिष्क में क्या है, हाथी से संबंधित संचित प्रत्यय जग जाता है, ठीक है। जो हम हाथी से पहले की हमने जो इमेजेस बना रखी है अपने माइंड में, वो क्या होती है, जग जाती है। मतलब वो हमें पहले से ही आने लगती है, ठीक है। कि हमने हाथी के बारे में सुना तो हम वो ही सोचने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं और संपूर्ण ज्ञान का अभ्यास होने लगता है, ठीक है। और जितना भी हमारा ज्ञान है, जितना हमने आज तक सीखा है हाथी के बारे में या सुना है, उस सब का क्या है, अभ्यास हो जाता है, ठीक है। एक बार रिपीट हो जाता है वो। थर्ड देखते, थर्ड है प्रतीक एवं चिन्ह, ठीक है। तो सिंबल्स एंड साइंस, क्या है, सिंबल्स एंड साइंस। तो प्रतीक एवं चिन्ह मूक रहते हुए भी अपना अर्थ स्पष्ट या व्यक्त करने में समर्थ होते हैं, ठीक है। प्रतीक और चिन्ह होते हैं वो आपने देखा ही है कि बोलते नहीं हैं, मूक होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं, मूक होते हैं। तो सड़क पर बने हुए प्रतीक या चिन्ह हमें सही गति और सुरक्षा को स्पष्ट करते हैं। किसको स्पष्ट करते हैं, गति और सुरक्षा। तो सड़क पे जो सिंबल्स बने होते हैं, लाइट हो गई या रोड पे की वाइट और काली पट्टी हो गई, ठीक है। तो ये सिंबल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, हमें जो है सुरक्षा को स्पष्ट करते हैं और हमें गति भी दिखाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद हमारा होगा फोर्थ भाषा, लैंग्वेज। तो विद्वानों ने भाषा के पीछे चिंतन शक्ति को बतलाया है। किसको, चिंतन शक्ति को बतलाया है, ठीक है। तो सामाजिक विकास में भाषा संकेतों एवं इशारों से भी प्रकट होती है। क्या है, सामाजिक विकास में भाषा संकेतों एवं इशारों से भी क्या होती है, प्रकट होती है। जिसे मुस्कुराना, भौएं चढ़ाना, अंगूठा दिखाना आदि, इन सब का दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। इन सब का क्या है, दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं तथा बिना बोले अर्थ को लगाना या समझना प्रचलित है, ठीक है। जैसे हम नहीं बोलना चाहते हैं किसी से तो हम क्या कर देते हैं, हम उसे इशारे कर देते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम अपना हाथ ऐसे, मतलब कि हाथ का सिंबल बना देते हैं कि हम जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति है समझ जाता है, सही। इसके बाद फिफ्थ है सूत्र, फॉर्मूला। तो भारतीय प्राचीन परंपरा है कि हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे सूत्र होते हैं, इसको हम एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हमने एकत्रित कर लिया या संचित कर लिया, ठीक है। तो इसमें गणित, विज्ञान आदि के सूत्र आते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, जब हम मैथ सीखते हैं तो हम उसके फॉर्मूलेस हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्या है, संचित कर लेते हैं, ठीक है। और भारतीय ज्ञान संस्कृत
के श्लोकों में संचित हैं, जिसका अर्थ के आधार पर ज्ञान क्या होता है, प्रकट होता है। सूत्र को देखकर हमारी चिंता शक्ति उसमें क्या हो जाती है, निहित हो जाती है और संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम सूत्र के द्वारा है अपने ज्ञान को क्या है, प्रकट कर सकते हैं। सही है, तो ये भी हमारे चिंतन का ही पार्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे चिंतन के प्रकार क्या है, काइंड्स ऑफ थिंकिंग। काइंड्स ऑफ थिंकिंग, तो यहाँ पर देखेंगे चिंतन को 4 रूपों में विभाजित किया जाता है। अब इसको चारों को जानेंगे। पहला इसमें है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। क्या है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो इसमें क्या होगा, यह वह चिंतन है जो वस्तुओं और परिस्थितियों में प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। क्या है, यह वह चिंतन है जो वस्तुओं और परिस्थितियों में प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। जब अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं एवं परिस्थितियों को देखा जाता है, तो आपने देखा ही होगा जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को हम देखते हैं अपने चारों तरफ, ठीक है, तो यही क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण करता है। क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, और इसके संबंध से ही चिंतन होता है। इससे क्या होता है, इसका संबंध बनता है, तभी क्या होता है, चिंतन होता है। ठीक है, और इस समय जो हम चिंतन करते हैं वो चिंतन प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। कौन सा चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। अब सेकंड देखते हैं इसका टाइप्स क्या है। इसके बाद दूसरा है कल्पनात्मक चिंतन। ठीक है, इमेजिनेटिव थिंकिंग। कैसा, इमेजिनेटिव थिंकिंग। जब उद्दीपन वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है। जब क्या होता है, उद्दीपन वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है, तब उसकी कल्पना की जाती है। क्या की जाती है, कल्पना की जाती है, और इसके अभाव में इसकी मानसिक प्रतिमा बनकर इस प्रतिमा से संबंधित चिंतन क्या कहलाता है, कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिमाओं के द्वारा हम जो संबंध बना रहे हैं वही हमारा क्या होगा, वही चिंतन जो हम करेंगे वही हमारा कल्पनात्मक चिंतन कहलाएगा। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब हम देखेंगे सेकंड हमारा होगा प्रत्ययात्मक चिंतन। क्या है, प्रत्ययात्मक चिंतन। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। कौन सी, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है, तो यह अपेक्षाकृत अधिक उच्च प्रकार का चिंतन है। कैसा, उच्च प्रकार का चिंतन है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि उच्च प्रकार का चिंतन कौन सा होता है, तो आपको यहाँ पर ये टाइप से दिए जाएंगे और इसमें प्रत्ययात्मक चिंतन भी दे दिया जाएगा। तो आपका प्रत्ययात्मक चिंतन जो राइट आंसर होगा। अब देखते हैं इसके आगे कि इसकी बालकों में तभी अभिवृत्ति होती है। इसकी बालकों में तभी अभिवृत्ति होती है जब बालकों में क्या होगा, जब बालकों में प्रयत्नों का निर्माण प्रारंभ होता है। ठीक है, एक बालक में जितने ही अधिक प्रयत्न निर्मित होते हैं उसमें उतना ही अधिक क्या होता है, प्रत्ययात्मक चिंतन पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का चिंतन को विचारात्मक चिंतन भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है ये कि प्रत्ययात्मक चिंतन को ही हम क्या कहते हैं, विचारात्मक चिंतन भी कहते हैं। तो स्थान, आकार, भार, समय, दूरी और संख्या आदि संबंधित प्रत्यय बालकों में प्रारंभिक आयु स्तर पर
ही बन जाते हैं। ठीक है, इन प्रयत्नों के संबंध चिंतन को ही क्या कहते हैं? प्रत्ययात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रत्ययात्मक चिंतन भी समझ गए होंगे और कल्पनात्मक चिंतन भी समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद हमारा होगा तार्किक चिंतन। क्या है? लॉजिकल थिंकिंग। तो ये जो है चिंतन के प्रकार आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हम इसको जो है डिटेल में पढ़ रहे हैं। सही है, लेकिन जो है हम अपने हर टॉपिक को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे, चाहे वो पेपर में आया हुआ हो प्रीवियस ईयर में या ना आया हुआ हो। आया हुआ नहीं है तो उसका मतलब नहीं है कि आगे भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते रहिए और जो है शेयर भी कर लीजिए कि जो है आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इस डीएलएड में अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो लॉजिकल थिंकिंग देखते हैं। यह अपेक्षाकृत अधिक उच्च प्रकार का चिंतन है। कैसा उच्च प्रकार का चिंतन है? इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। तो जब समस्या का समाधान हमें करना पड़ता है तो वहाँ पर हम तार्किक चिंतन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यूट्यूब चैनल हमारे को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब यहाँ पर देखते हैं चिंतन वृद्धि के तरीके या विधियाँ। तो चिंतन को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, क्या क्या विधियाँ होती हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो इसमें है शिक्षा में चिंतन की उपयोगिता बालकों में चिंतन प्रवृत्ति के विकास से प्रतीत होती है। किससे? विकास से प्रतीत होती है। प्रारंभिक दिनों में वस्तु के प्रत्यक्षीकरण और रटने के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे ही उसमें वस्तु, व्यक्ति एवं भाव के विचार क्या हैं, संबंध स्थापना विकसित होने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारे अंदर क्या है, मैच्योरिटी आने लगती है और हमें क्या है, जो भाव हैं किसी व्यक्ति के या वस्तु है, कुछ भी है, तो उसमें के लिए हम क्या हो जाती हैं, हम संबंध स्थापित करने लगते हैं, संबंध विकसित करने लगते हैं। ठीक है, और इससे उनका ज्ञान क्या है, पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण होता है। अतः अध्यापक को भाव के बीच संबंध अध्यापक को छात्रों के सावधान पूर्वक चिंतन वृद्धि के उपायों का विकास करना चाहिए और चिंतन वृद्धि के निम्नलिखित विधियां हैं। अब एक एक विधि को हम देखेंगे। पहली इसमें है ज्ञान की गहनता। यह है ज्ञान की गहनता। तो डीप नॉलेज क्या है? डीप नॉलेज। डीप नॉलेज नहीं है, डीप नॉलेज है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें ज़रा। अब आगे देखते हैं इसमें ज्ञान की गहनता में। तो चिंतन के विकास के लिए बालकों में ज्ञान के प्रति क्या होती है, रुचि एवं लगन उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, कि उसे हमें प्रोत्साहन दिलाना चाहिए, उसे हमें क्या करना चाहिए, उससे हमें मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, ज्ञान के प्रति, ताकि उसकी रुचि बढ़े, उसकी लगन बढ़ सके। ठीक है, चिंतन की सहायता सामग्री को विभिन्न प्रकार ज्ञान होता है जो चिंतन प्रक्रिया को क्या है, मजबूत और सफल बनाता है। चिंतन प्रक्रिया का मजबूत और सफल बनाता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और विधि देखेंगे क्या है। इसके बाद जो अगली विधि है वो है बौद्धिक प्रखरता। क्या है? बौद्धिक प्रखरता। तो बौद्धिक प्रखरता में हम देखेंगे कि बालकों में बौद्धिक विवरण जिस औसत से होगा, चिंतन प्रबलता भी उसी औसत से पाई जाती है। ठीक है, बुद्धि का विकास नहीं होता है। क्या है? बुद्धि का विकास नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, बल्कि उसमें तीव्रता पैदा की जाती है। क्या पैदा की जाती है? तीव्रता। ठीक है,
यही तीव्रता चिंतन शक्ति में सकारात्मक भूमिका अदा करती है। कैसी भूमिका अदा करती है? सकारात्मक भूमिका। अतः ज्ञान के द्वारा बालकों की बौद्धिक प्रखरता को क्या है? तीव्र बनाना चाहिए। बौद्धिक प्रखरता को तीव्र बनाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों की बुद्धि को क्या है? हमें उसको क्या है? इंटेलिजेंट बनाना चाहिए। ठीक है, अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ इसमें है लगन एवं रुचि। तो लगन एवं रुचि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चिंतन ले लीजिए, तर्क ले लीजिए। जब तक हमें लगन नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें रुचि नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अटेंशन एंड इंटरेस्ट। तो बालक में चिंतन शक्ति रुचि पर निर्भर होती है। किस पर? रुचि पर निर्भर होती है। जब वह किसी उद्दीपक पर ध्यान देता है एवं रुचि प्रदर्शित करेगा तो क्या होगा? चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ स्वतः ही हो जाती है। इसीलिए बालकों में कार्य के प्रति जागरूकता एवं रुचि को जागृत करना चाहिए। तो जब हम जो हैं किसी अपने कार्य के प्रति हमें लगन होगी, रुचि होगी, तो हम उसे अच्छे से कर पाएंगे और उसमें जो है चिंतन भी कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम चिंतन भी करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने 5 इसके देख लिए। इसके बाद होगा कि समस्या समाधान में स्वतंत्रता। तो फ्री इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए बालकों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। कैसे? बालकों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। तो स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया प्रक्रिया करने से बालक समस्या के प्रति क्या है? अभियोजन करना सीखते हैं। समस्या के प्रति क्या है? समायोजन करना सीख जाते हैं। उनके अंदर रहन सहन की विभिन्न विधियाएं विकसित करने की शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो रहन सहन की हमारी जितनी भी विधियाएं हैं उसका विकास होने लगता है। हमारे अंदर क्या है? शक्ति उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, इस तरह प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से समस्या की नवीन प्रक्रिया क्या है? जन्म लेती हैं। ठीक है, तो समस्या समाधान में स्वतंत्रता भी हमने देख लिया। अब 7th यहाँ पर हम देखेंगे तर्क में परिपक्वता। क्या है? तर्क में परिपक्वता। तो जब हम सारगर्भित विचारों से युक्त चिंतन का प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तर्क। ठीक है, हम इसकी आगे वाली क्लास में हैं, नेक्स्ट क्लास में हम तर्क के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो जब अशुद्ध चिंतन प्रस्तुत करते हैं तो क्या होता है? कुतर्क कहलाता है। क्या होता है? उसी को हम कुतर्क कह देते हैं। ठीक है, और बालकों में सारयुक्त चिंतन का विकास तर्क के द्वारा ही संभव है। तर्क सही एवं गलत के अंतर स्पष्ट करता है। कोई मतलब हम विचार हमारे अंदर है तो वो गलत और सही है, इसके लिए जो है तर्क जो है हमें ये बताएगा कि ये सही है और गलत है। तो इसके अंतर स्पष्ट हमें एक तर्क करेगा। तो जो सही चिंतन को जन्म देता है, तो इसके बाद जो सही चिंतन का जन्म होता है वही हमारा क्या है? तर्क में परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, क्या होती है? मैच्योरिटी आ जाती है। सही है, तो यहाँ पर हमने अब ये भी देख लिए। अब आगे चलते हैं। इसके बाद होगा समस्या प्रस्तुत करना। तो ठीक है, तो समस्या प्रस्तुत करना, तो हम आगे देखें। बालकों में चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए समस्याएं उत्पन्न करनी चाहिए। कि अगर हमें किसी बच्चे के अंदर जो है जो चिंतन है उसको बढ़ावा देना है तो उसके सामने हमें जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं लानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये समस्याएं बालकों के समक्ष एक प्रकार से रखी जाएं जैसे वातावरण में स्वतः
जैसे कि क्या है, जैसे वातावरण में स्वतः उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बच्चे के सामने समस्या को रखेंगे कि उसे लगेगा कि अरे ये मतलब कि उत्पन्न हुई है, इसको लाया नहीं गया है मेरे सामने। तो बालक स्वतः ही क्रियाशील होकर चिंतन करके चिंतन करके समस्या का हल खोजेगा। ठीक है, तो जब समस्या होगी तो हम क्या चिंतन भी करेंगे। तो इसीलिए रूसो ने अध्यापक को रू इसीलिए रूसो ने अध्यापक के पर्दे के पीछे रहने को कहा। क्या कहा? रूसो ने क्या है, अध्यापक को पर्दे के पीछे रहने को कहा है। और अध्यापक छात्रों को मार्गदर्शन देता है। क्या करते हैं? मार्गदर्शन देते हैं, और उसी के आधार पर वे क्या होते हैं, विकास करते हैं। जब हमें कोई मार्गदर्शन करेगा तो जाहिर सी बात हमारा विकास होगा। ठीक है, तो हमें विकास करने के लिए किसी के मार्गदर्शन की बहुत ही आवश्यकता होती है। और रूसो ने क्या कहा है, टीचर को पर्दे के पीछे रहना चाहिए। क्या उसका कहना ये है कि हमेशा पर्दे के पीछे रहने के मतलब ये है कि उसे, जो अध्यापक है, उसे बच्चे का हमेशा मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से बालक जीवन के प्रति क्या है, आशावान हो जाते हैं और समस्याओं के प्रति क्या होते हैं, सावधान रहते हैं। सही है, कोई भी समस्या आती है तो वो उससे हास नहीं होते हैं, उससे हारते नहीं हैं, बल्कि उसका सामना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने अपनी क्लास कंप्लीट कर ली है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी नहीं करते हैं तो आप कमेंट ज़रूर किया करिए, आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं, और मैं आपको अपनी जो है, मैं आपके सामने अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रस्तुत होंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।